नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं, और हर रोज की तरह आज भी हम जुड़ गए हैं ठीक 2 बजते ही आपके पास। और हर रोज की तरह आज भी आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम उलझनों को, तमाम समस्याओं को, आपकी जेब से जुड़ी हुई उनको दूर करने की कोशिश रहेगी। और बुधवार का दिन होता है खास, क्योंकि बुधवार के दिन हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। और म्यूचुअल फंड पर बातचीत करने के लिए अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो आसानी से जुड़ सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह से रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, बच्चों की शादी की प्लानिंग करनी है तो कैसे करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं कैसे करें, इन तमाम सवालों के उत्तर हम आपको देंगे। 9311121874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है। और इससे आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, अपना नाम, शहर का नाम, और जो भी पोर्टफोलियो, जो भी सवाल है वो थोड़ी डिटेल में लिखें नाम और शहर के नाम के साथ, ताकि उतनी ही विस्तृत तरीके से, उतने ही बेहतर तरीके से जो हमारी एक्सपर्ट हैं वो आपके लक्ष्य को समझ पाएँ और आपको सही उत्तर आप तक हम पहुंचा सकें। ईमेल आईडी आपके सामने थी, ईमेल के जरिए अगर आप सवाल भेज रहे हैं तो मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, ताकि अगर आपका सवाल अधूरा है तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके और आपकी विस्तृत जानकारी, आपके प्रश्नों की हम ले सकें। अब चलिए रूबरू कराते हैं हमारी आज की खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ पूजा भिंडे जी जुड़ी हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। पूजा जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप हमारे साथ लगातार जुड़ती रही हैं, और इस बार आपने काफ़ी लंबे वक्त के बाद आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत सारे दर्शक डिमांड भी कर रहे थे, बहुत लंबा अरसा हो गया पूजा जी जुड़ी नहीं है, तो चलिए आपने फाइनली जो है इस हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। और ये हमने नई कोशिश शुरू की है, पिछले 1.5 महीने से हम लोग कर रहे हैं। हर रोज़ एक नए विषय पे बातचीत होती है, म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, हर दिन अलग अलग डिसाइड है, कैलेंडर हम रोज़ दिखाते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, कैसा लग रहा है आपको हमारी ये नई पहल? और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज भी हम देख रहे हैं कि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई 25 बेसिस पॉइंट की। अब इस लगातार बढ़ती ब्याज दरों के दौर में किस तरीके से म्यूचुअल फंड जिनके पहले से पोर्टफोलियो बने हैं, क्या कुछ इनको उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए? डेट फंड की तरफ क्या कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कैसे देख रही हैं आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू आपको, मनी नाइन को। और जी हाँ, बेशक कि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो मुझे भी इसका अफसोस है, लेकिन बहुत खुशी है कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है मेरी आपके शो पे। और जो ये कार्यक्रम है ना विपुल, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि हम वन ऑन वन बेसिस पे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। और जैसे ही मैं ये माध्यम से लोगों को भी कहना चाहूंगी, जैसे विपुल ने कहा, विस्तार से अपने पोर्टफोलियो को भेजें, अपने गोल्स को आप राइट डाउन करें। आप स्कीम्स निवेश कर रहे हैं वो एक बात है, लेकिन किस गोल के लिए कर रहे हैं, किस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, वो लक्ष्य के लिए कितना आपको अमाउंट जुटाना है, कितने साल बाद वो लक्ष्य आपको हासिल करना है, ये सारे डिटेल्स भी आप देंगे तो हम इसे और बारीकी से आपको बता पाएंगे कि आप आपके लक्ष्य से कितने दूर हैं और आपको कितनी एसआईपी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। अब बात करें आज की तारीख के ऊपर, जो आज रेपो रेट बढ़ाया गया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड ही था कि एक हाइक आएगा रेपो रेट का, जो 25 बेसिस पॉइंट का भी हाइक आया हुआ है। मेरे हिसाब से नॉर्मली जब भी इक्विटी में या डेट में इस तरीके के कोई भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो या इंटरेस्ट रेट लेवल पे हो, अगर हमारे पोर्टफोलियो के गोल्स सेट है, जैसे शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये सारे गोल्स सेट हैं, तो पोर्टफोलियो में मेजर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। रीबैलेंसिंग का समय तब आता है जब आपके गोल्स नजदीक आने वाले हो। हाँ, तो अगर आपके गोल्स आने वाले 2 या 3 साल में देख रहे हो आपके गोल आने वाला है, चलो बच्चों की पढ़ाई का एक गोल है, जी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में ग्लोबली काफी हलचल है। उस वजह से इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में इन्होंने बढ़ोतरी कर रखी है, तो इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी। डेट अट्रैक्टिव है, डेफिनेटली एफडी रेट्स बढ़ेंगे तो मार्केट से पैसा वहां भी जाएगा और डेट फंड भी अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन हम हमेशा कंजर्वेटिव लेके चलें और एक फंडामेंटल रूल को लेके चले ना विपुल, तो डेट फंड में आप शॉर्ट टर्म के लिए ही बने रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 से 3 साल का अगर आपका ड्यूरेशन है,
तो जी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आपको दूसरे डेट ऑप्शंस के सामने, अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, आपकी जो कैपिटल है उसमें भी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, और एट द सेम टाइम इस तरीके के इंटरेस्ट रेट से आप बेनिफिट भी कर सकते हो। सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म होराइजन है आपका, जिसमें जी जो बॉन्ड मैच्योरिटीज है वो शॉर्ट टर्म है, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। उन फंड्स में निवेश करने का भी एक अच्छा समय मैं देख रही हूँ। सो जी डेफिनेटली आप डेट फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मतलब अगर ये अट्रैक्टिव है तो अब इक्विटी ठीक नहीं लग रहा है, इक्विटी से पैसा निकाल के यहाँ रखें। बिल्कुल। क्योंकि इक्विटी में अगर हमारी एसआईपी जा रही है और हम्म, इक्विटी फंड्स अगर आपके अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और मार्केट आपको लगातार डिसअपॉइंट कर रही है, हम्म, तो एसआईपी के माध्यम से तो डेफिनेटली आपका एवरेजिंग का समय बनता है। जैसे हम हमेशा साल में 2 बार देखते हैं, सेल आता है जी और उस समय पे लोग खरीदारी करते हैं, जी चाहे वो फेस्टिवल पीरियड हो, तो डेफिनेटली उसी को भी ऐसे एक अपॉर्चुनिटी देखें और अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को आप शिफ्ट ना करें, आपके गोल्स के हिसाब से आप प्लानिंग ठीक। करें। तो लक्ष्य के हिसाब से अगर अपनी रणनीति बनाएं, बहुत जल्दी स्विच ना करें। हाँ, अभी के मौजूदा माहौल में अगर आप 1 2 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो डेट फंड प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आकर्षण थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं मैम आपके लिए। प्रदीप्ता खटुआ जी हैं, इसके अलावा एस्ट्यूट ई लर्निंग जी हैं, सबके सवाल हम एक करके लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हमारे साथ राजेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वाराणसी से हैं राजेश जी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार तिवारी जी, क्या करते हैं आप? मैं सर टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अच्छा, नौकरी है मेरी। अच्छा। और वाराणसी में इस समय माहौल कैसा है सर? माहौल इस समय सर अच्छा है, गर्मी की शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। गर्मी की शुरुआत हो रही, बात आपकी सही है। थोड़ा थोड़ा मौसम ने करवट लेनी शुरू की है। हालांकि इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स हम देख रहे थे कि आने वाले दिनों में इस हो सकता साल है कि होली एक से बार ठंड पहले वापस जल्दी आएगी। गर्मी आ गई है। हाँ, लेकिन लेकिन इस तरह की भी खबरें हैं सर कि हो सकता है दोबारा एक बार ठंड लौटेगी। कुछ बरसात वगैरह की खबरें आ रही थी, आज मैं पढ़ रहा था कहीं पर। तो लौटना अब भी चाहिए सर। नहीं अच्छा अच्छा। तो तिवारी जी ये बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या प्रश्न है सर आपका? सर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सरकारी नौकरी में टीचर हूँ और मेरी एज 42 ईयर्स है जी सर। अच्छा, 42 ईयर्स। मैंने अभी जनवरी लास्ट में 27 जनवरी को पराग पारित टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 15,000 का लमसम अमाउंट। अच्छा अच्छा। लेकिन आपने जो हमें और भेजा था उसमें तो आपने क्वांट टैक्स सेवर फंड प्लान ले रखा है, आपने जो बताया था हमें। तो वही एक और फंड मुझे लेना है सर, तो वो मैं कंफ्यूज हूँ कि क्वांट टैक्स सेवर फंड लूँ या मेरा एसेट्स का टैक्स सेवर फंड लूँ। अच्छा, तो आप टैक्स सेवर ही फंड क्यों लेना चाहते हैं? कोई खास वजह है इसकी? सर गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो टैक्स सेविंग के पर्पज से। अच्छा, टैक्स बचाने के लिए। ठीक है। यस अभी सर। अभी अभी आपने कितने पैसे, 15,000 एक जगह लगाए हैं और एक आपने टैक्स सेवर फंड क्वांट का ले रखा है। अप्रैल महीने से आप शुरू करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं? पराग पारित का ले रखा है, क्वांट या मेरा एसेट्स में से किसी एक को चूज करना है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलते हैं जरा और पूछते हैं और जी। इसमें सर मैं अप्रैल से 3,000 पर मंथ का, दोनों में 3,000 पर मंथ का एसआईपी करूंगा और 10 से 15 साल होल्ड करना है मुझे। 10 से 15 साल होल्ड करना है। तो दो इनके महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जानना चाह रहे हैं। एक तो ये टैक्स बचाना चाहते हैं, उसके लिए पैसे लगा रहे हैं। दूसरा रिटर्न भी चाहते हैं, और दोनों चीज़ें चाह रहे हैं। तो कौन से टैक्स सेवर फंड में इन्हें जाना चाहिए? किस तरह से आप इन्हें सलाह देंगी तिवारी जी को? जी, मुझे इनके ज्यादा फंड्स सुनाई नहीं दिए, बट जितना आपने इनसे अभी इन्होंने बात। ले नहीं रखा है, एक इन्होंने खाली ले रखा है, शायद पराग पारिक का। बाकी ये टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाह रहे हैं 15 20 साल के लिए। जी बिल्कुल समझ गई। मैं इनको 2 बातें कहूंगी। सबसे पहले तो टैक्स रिलेटेड जो इन्होंने बात की कि ये टैक्स बचाने के लिए टैक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो तिवारी जी सबसे पहले तो बता दूं कि जो नए बजट के हिसाब से अभी आपको आगे फाइनेंशियल ईयर में जिस तरीके से प्लानिंग करनी है टैक्स की, वो होती है ओल्ड टैक्स रिजीम या तो फिर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपकी टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें 80C बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आप टैक्स सेविंग फंड जो ELSS कैटेगरी का, उसमें आप निवेश करेंगे तो आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है आपकी टैक्सेबल इनकम में।
अब 80C के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो उसमें सिर्फ टैक्स सेविंग फंड्स नहीं आते हैं, उसमें इंश्योरेंस भी आता है। अगर आप बच्चों की एजुकेशन की फीस क्लेम कर रहे हैं तो वो भी आता है उसमें। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो वो भी आता है, पीपीएफ भी आता है। ठीक है, तो ये सारा मिला के जो आपको डिडक्शन अमाउंट है ना वो सिर्फ 1.5 लाख है। तो आप ये समझे हैं या नहीं समझे, मैं नहीं, मुझे नहीं समझा है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें और आपको लग रहा है कि इन फंड में निवेश करूंगा तो टैक्स मेरा बचेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको टैक्स की बचत होगी, लेकिन वो भी मात्र 1.5 लाख तक ही, वो भी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर से। तो एक बार आपके जो भी टैक्स प्लानर है, फाइनेंशियल प्लानर है, उनके साथ बैठ के नक्की करें कि आप कौन से टैक्स रिजीम में आप फाइल करेंगे रिटर्न, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में जाहिर सी बात है ये कोई भी डिडक्शंस आपको काम नहीं आएंगे। ये हो गई टैक्स की बात। दूसरी बात, अगर आप टैक्स फंड में डालना चाहते हैं और आपका होराइजन 15 से 20 साल का है तो डेफिनेटली आप क्वांट टैक्स सेवर एक अच्छा फंड है, उसमें आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। दूसरा डीएसपी टैक्स सेवर है या मिरर एसेट टैक्स सेवर है, इनमें से कोई भी आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान में रखते आप आपका टैक्स का इन्वेस्टमेंट शुरू करना। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको तिवारी जी जो है उत्तर मिल गया होगा और इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग जो है टैक्स भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ निवेश भी कर सकते हैं। प्रियेश शुक्ला जी हैं, देवरिया उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। शुक्ला जी नमस्कार। शुक्ला जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार शुक्ला जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार शुक्ला जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? देवरिया से सर। देवरिया जिले में कहाँ से? देवरिया उमानगर से। उमानगर से बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बताइए सर क्या करते हैं शुक्ला जी आप? जी अभी तो विद्यार्थी हैं, टीचर है, पढ़ाते हैं। नहीं आप विद्यार्थी हैं या टीचर हैं, दो में से या दोनों हैं? पढ़ाते भी दोनों हैं हैं एक साथ अभी। अच्छा, पढ़ भी रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ते ये अच्छी भी बात हैं, पढ़ ही रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका, क्या किस पर सवाल है आपका? जी ये मेरा 2 अकाउंट है, ग्रो के साथ मैंने ब्रोकर खुला हुआ है म्यूचुअल फंड में। जी उसमें मेरा 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, दोनों वो मिला करके कंबाइन है। मैं चाहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से देख करके बताएं कि क्या उसमें आगे कंटिन्यू किया जा सकता है क्या, क्योंकि मुझे उसमें उतनी ग्रोथ दिख नहीं रही है। अच्छा, क्या क्या ले रखा है आपने शुक्ला जी? 2 अकाउंट है, एक है जो आपने हमें भेजा है उसमें आपने बताया सुंदरम फोकस फंड ले रखे हैं और इन्वेस्को इंडिया में आपने निवेश कर रखा है। एक में सर है जी इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड है सर। जी जी ठीक, और एक सुंदरम का आपने ले रखा है, ठीक है सर। हाँ 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 सुंदरम है सर। जी जी ठीक है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिख नहीं रही है आगे आने वाले समय के लिए, नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है ना? हाँ चलिए पूजा जी हमारे साथ हैं आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए। पूजा जी ये 2 फंड इन्होंने ले रखे हैं, पढ़ते भी हैं, ये पढ़ाते भी हैं और कुछ पैसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब इनको यहाँ पर जिस तरह की रिटर्न की उम्मीद शायद ये कर रहे थे वैसे रिटर्न आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ पे ये स्विच कर सकते हैं ये जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने कहूंगी कि जो दोनों फंड्स आपने ले रखे हैं ना वो दोनों सेम कैटेगरी के। फोकस्ड कैटेगरी मतलब बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। नॉर्मली अगर हम एक फ्लेक्सी कैप या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स मिल जाते हैं, 80 70 80 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स तक भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप फोकस्ड कैटेगरी का फंड लेते हैं तो उसमें आपको 20-30 स्टॉक्स तक ही आपको उसमें अंडरलाइन पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के हैं, काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और इस वजह से आपको रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी, इन्वेस्को जो आपने चुना हुआ है, एक तो वो नया फंड है जिसे अभी 3 साल ही हुए हैं या तीसरा साल मैं कहूंगी चल रहा है। सो बहुत जल्दी है एक स्कीम को रिटर्न जनरेट करना। ये बात तो आपने हमारे माध्यम से काफी टाइम सुनी होगी कि इक्विटी में रिटर्न आने को कम से कम 5 साल लगेंगे आपको, जिसमें से एवरेज हम पकड़ते हैं 10 से 12% आपको मिलता है, जिसमें से हर साल 10 से 12% नहीं मिलता है। कोई साल आपको ज्यादा परसेंट मिल जाएगा, कोई साल आपको नेगेटिव मिलेगा, लेकिन एवरेज उतना होगा। तो एवरेज 5 साल तक आप बने रहेंगे तब होगा, क्योंकि अगर आपने चालू कर रखा है 20,000 की और आपको रिटर्न नहीं देखने को मिल रहे हैं, मैं कहूंगी और 1 साल आप वेट करें, शायद आपको इसमें रिटर्न देखने को विद इन अ ईयर मिल सकता है। लेकिन कैटेगरी के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन का मैं आपको सलाह दूंगी कि आप या तो एक कॉन्सेंट्रेटेड
फुल 100% मिड कैप पोर्टफोलियो ले लें, या तो फिर एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो ले लें, जैसे पराग पार एक फ्लेक्सी कैप है, तो वो भी आपके डाइवर्सिफाई हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए। मिड कैप फ्लेक्सी कैप फंड में जो है आप अपना निवेश जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक ही तरह के जो है फंड में निवेश करना ये बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। तमाम सवाल जो आ रहे हैं उसमें प्रदीप्ता जी बहुत परेशान है और लगातार प्रश्न अपने पूछ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बेस्ट पोर्टफोलियो क्या होता है 15 से 20 साल के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कृपया मेरे पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। तो इन्होंने जो पोर्टफोलियो हमें भेजा है लाइव में, उसमें ये कह रहे हैं इनके पास एक मैम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, पीजीआईएम का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है और आईसीआईसीआई प्रू का फ्लेक्सी कैप फंड इन्होंने ले रखा है। नज़रिया इन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 20 ईयर्स, 20 साल का इनका नज़रिया है। और ये एक और इंडेक्स फंड भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। और कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, निफ्टी 50 इंडेक्स करें या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड इंट्रोड्यूस करें। आप जो इनके पास पोर्टफोलियो है मैं उसको दोबारा रिवीजन कर दोबारा बोलूँगी, आपको समझ में आ गया? ये मैं समझ गई हूँ। जी जी। तो सबसे पहले तो इनको बोलूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि 15 से 20 साल हैं इनके पास अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो सबसे बहुत ही अच्छी बात है। आप आसानी से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर आप 10 से 20 हजार की एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, और 15 से 20 साल का समय है आपके पास, आप आराम से 1 करोड़ की राशि जुटा सकते हैं। ठीक है। जो आपने फंड्स की बात की, जिसमें एक मिड कैप है पीजीआईएम का, एक कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप है, तो डेफिनेटली लंबे समय के लिए मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छा चुनाव है। फ्लेक्सी कैप आपने 2 ले रखे हैं, पराग पारिक में आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, तो वो एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप हो गया। आईसीआईसीआई प्रू का फ्लेक्सी कैप भी एक अच्छा ऑप्शन है। इंडेक्स फंड आपको लेना है, आप ले सकते हैं डेफिनेटली। निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 मेरी फेवरेट चॉइस होगी, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो एंड लंबे समय के लिए आपको इस तरीके का पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव फंड में भी जाएंगे, क्योंकि आपका होराइजन लंबा है, तो एक एक्टिव फंड कैन बीट अ पैसिव फंड इन लॉन्ग टर्म। सो मेरे हिसाब से आप ये भी सोच के आप एक फंड को चुनाव करें। हाँ, अगर आपने 5 फंड्स ले रखे हैं या सोच रहे हैं, जिसमें से आप चाहते हैं कि 15-20 साल में एक आध फंड आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी चाहिए, जैसे 5 से 7 साल का अगर कोई होराइजन है, तो डेफिनेटली इंडेक्स फंड का आप चुनाव कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इनमें से आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। इस बीच साबिर खान साहब ने हमें प्रश्न भेजा है और अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चूंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें भेजा है प्रश्न, तो हम उनका प्रश्न अवश्य शामिल करेंगे। और इनका प्रश्न ये है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, कह रहे हैं कि मैं साबिर खान साहब एक सरकारी टीचर हूँ, मेरी मासिक बचत 15 से 16 हज़ार रुपये है और इन्होंने ले रखे हैं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है। इसके अलावा जरा आगे दिखाया जाए, पराग पारिक के भी इन्होंने शायद यहाँ पर भी फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है, 1.5 साल से एसआईपी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है टाटा डिजिटल इंडिया का भी इन्होंने जिक्र इसमें किया है, इसमें कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए 8 और 11 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इनका प्रश्न है कि 8 और 11 साल में इनको ज़रूरत पड़ेगी। 2 फ्लेक्सी कैप फंड इन्होंने ले रखे हैं, क्या इसमें कुछ बदलाव इनको करने चाहिए, ये पूजा जी आपसे समझना और जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों की जो एजुकेशन की जो प्लानिंग होती है ना, वो एक मैं यहाँ पे इस पे बताऊंगी कि आप डायरेक्टली एसआईपी चालू करें और आपने सोचे कि आप 8-10 साल में बच्चों के लिए आपको रखना है साइड में, ये थोड़ा गलत होगा। आप ऐसे प्लान करें कि आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी रकम रखनी है, जो आज की तारीख में, आज करंट उसका जो फीस है या उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। समझो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एमबीए कोर्स कराना चाहते हैं, या आप मेडिसिन कोर्स कराना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग कोर्स कराना चाहते हैं, और आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर एक बजट है 20 लाख 25 लाख के आसपास का, समझो अगर आपको एक फंड रखना है बच्चों के लिए, तो उसको हम इन्फ्लेट करते हैं। अभी नॉर्मली एजुकेशन इन्फ्लेशन तो 9 से 10% से चल रहा है सालाना, तो अगर वो आप देखें तो 8 साल 10 साल बाद उसका जो कॉस्ट होगा वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। मतलब समझो 20 से 25 लाख अगर आप चाहते हैं, तो 50 लाख से 60 लाख का आपका वो गोल बनता है। अब 50 लाख से 60 लाख के लिए अगर मुझे अभी से निवेश करना है, तो कितने की एसआईपी लगेगी? तो नॉर्मली जैसे 1 करोड़ के लिए 40,000 की एसआईपी लगती है 10 साल की,
तो 50 लाख के लिए 20,000 की SIP लगेगी। अप्रोक्सीमेट फिगर्स दे रही हूँ। सो 15 से 16,000 अगर इन्होंने SIP सोच रखी है तो मोटा मोटी अमाउंट काफी क्लोज है, लेकिन फिर भी 5,000 के अमाउंट से भी आपकी गोल में बहुत फर्क पड़ सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप अभी जितना शुरू कर सकते करें, बट सालाना SIP अमाउंट को स्टेप अप करते जाएं। ठीक है, फंड्स की बात करो ना, जैसे विपुल ने भी पॉइंट आउट किया, 2 फ्लेक्सी कैप्स हैं। देखिए फ्लेक्सी कैप ना क्या होता है, बहुत ज्यादा मार्केट कैप को कवर करता है, डाइवर्सिफाइड है, जिसमें से पराग पारेग में तो आपको इंटरनेशनल भी मिल जाता है। इसके लिए या इस वजह से काफी टाइम हम इस तरीके का फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं कि 25 से 30% अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप एक कॉन्सेंट्रेटेड मिड कैप भी लेंगे तो आपको अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इन दैट केस काफी ऐसे चिल्ड्रन एजुकेशन फंड्स भी हैं विपुल, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे SBI का चिल्ड्रन एजुकेशन फंड इज ऑल्सो वेरी नाइस फंड, जिसमें 5 साल का लॉक इन चलता है। लॉक इन की वजह से ना एक डिसिप्लिन होता है, और बीच में अगर समझो कोई और गोल आ जाए तो हम फिसले नहीं और उस पैसे को हम निकालें नहीं या SIP बंद भी ना करें। तो ये ध्यान में रख के आप प्लान करें। और एक जो सेक्टर फंड डाला हुआ है ना, सेक्टोरल फंड्स भी बहुत साइक्लिकल होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कुछ साल अच्छी होती है, कुछ साल नीचे होती है। तो एक आपका इमोशनल गोल है बच्चों की पढ़ाई का, ना कि वेल्थ क्रिएशन, तो उसके लिए एक सेक्टर फंड के ऊपर डिपेंड करना मेरे ख्याल से आप ना करें, और आप एक प्रॉपर फ्लेक्सी कैप या प्रॉपर मिड कैप के ऊपर डिपेंड करें। आप सेक्टोरल में निवेश करना चाहते हैं, आप किसी और गोल के लिए निवेश करें जो 5 से 7 साल के अंदर आने वाला हो। उम्मीद करते हैं खान साहब बड़े विस्तार पूर्वक जो है पूजा जी ने आपको आपके पोर्टफोलियो पे चर्चा की और आप संतुष्ट होंगे। इस बीच काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर कैसा है। शैलेंद्र जी, आज हम म्यूचुअल फंड पे बात कर रहे हैं, शुक्रवार को बात होगी स्टॉक मार्केट की तो डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, इस बार का जो फॉर्मूला गुरु है वो हमने सिर्फ इस बात पे किया है कि जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं उससे प्रभावित होने वाले सेक्टर कौन से हैं, वहाँ पे आप क्या करना चाहिए, तो उसमें बैंक्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी आप जवाब जानना चाह रहे हैं तो आप वो फॉर्मूला गुरु शो देख सकते हैं। अदरवाइज शुक्रवार को आपका प्रश्न हम जो है निश्चित रूप से जो हमारे साथ शेयर बाजार के एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सरवर गुलाम सरवर साहब हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं। सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। और सर कैसे हैं आप, क्या करते हैं सरवर साहब आप? मैं साहब रिटायर्ड हूँ जी जी, LIC से। LIC से रिटायर्ड हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं 25 लाख रुपया जमा करना चाहता जी। हूँ और मंथली इनकम चाहता हूँ उसकी रेगुलर मंथली इनकम आपको मिलती रहे। 25 लाख रुपए ऐसी किस जगह पर निवेश करें? और रिटायरमेंट है तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित निवेश चाहेंगे, कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि जो है इस तरह के सवाल आ रहे हैं, और बहुत सारे सवाल ऐसे भी आए हैं जो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए भी हमारे पास सवाल आए हैं। तो पूजा जी, ये तो रिटायर हो चुके हैं और 25 लाख रुपए किसी ऐसी जगह लगाना चाह रहे हैं जहां से इनको मंथली इनकम कुछ मिलती रहे और इनका पैसा भी सुरक्षित रहे, क्योंकि आगे चल करके कभी कोई आवश्यकता हो तो वो आसानी से मिल जाए। तो रिस्क लेना नहीं चाहिए इनको भी। जी बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है ये। और रिटायरमेंट की तरफ हैं और रिटायरमेंट के लिए इन्होंने इस तरीके से सोचा है तो अच्छी बात है। नॉर्मली रिटायरमेंट पे लोगों को वैसे ही इक्विटी से दूर रहना है, वो चॉइस होती है कि कितना रिस्क लेना है नहीं लेना है। लेकिन अगर वो कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें इक्विटी में निवेश करना ही है, तो डेट में भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं जो आपको मंथली इनफ्लो दे सकते हैं। तो एक तो मैं कहूंगी सीनियर सिटीजन है तो आप डेफिनेटली आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो अभी इस बार बजट ने वित्त मंत्री ने उसमें भी हमें एडिशनल अमाउंट की छूट दे रखी है, तो वो एक आप एक विकल्प जो है वो ये चुनाव कर सकते हैं। दूसरा जो है LIC का भी एक प्रधानमंत्री पेंशन योजना है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम उसमें भी 15 लाख की लिमिट है, और उसमें भी आप मंथली इनफ्लो लेके आप उसमें थोड़ा बहुत निवेश उसमें कर सकते हैं। डेट फंड्स में भी जैसे काफी टाइम आप मैं कहूंगी डेट म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करें, या तो फिर अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट FD में निवेश करना चाहते हैं तो वो निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड में जो है प्राइसिंग जो है
उसकी ज्यादा हो जाती है, मिनिमम 10 लाख की वैल्यू हो जाती है। जी। सो वहां पे आपको देखना है कि आपको कितना अमाउंट निवेश करना है, रिटायरमेंट का आपका कितना पैसा है और आप हर महीने कितना आप चाहते हैं। जो नॉर्मली हम 7% के आसपास का अगर मंथली इनफ्लो देखें तो आप आराम से एक अच्छा खासा अमाउंट को आप ब्रेक करें, थोड़ा बहुत डेट में डालें, जैसे मैंने कहा पोस्ट ऑफिस स्कीम है या एलआईसी की पेंशन योजना स्कीम है, जी थोड़ा जी। डेट म्यूचुअल फंड है। और थोड़ा बहुत ना विपुल मैं सजेस्ट करूंगी, डेफिनेटली एसडब्ल्यूपी ऑप्शन दे सकते हैं एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, इसमें आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी देखने मिल जाएगा। इक्विटी सेविंग्स फंड भी एक कैटेगरी है जिसमें आपको थोड़ा बहुत रिटर्न देखने मिल जाएगा और एट द सेम टाइम कैपिटल आपका प्योर 100% इक्विटी से तो काफी सेफ रहेगा, आपको थोड़ा बहुत मार्केट के रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। ठीक। एसडब्ल्यू बहुत अच्छा ऑप्शन है एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो तो ये ये चीजें ध्यान में रखें, लेकिन मेडिकल के लिए भी डेफिनेटली थोड़ा पैसा रखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक चीज होती है रिटायरमेंट में, लेकिन हम मेडिकल के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो एक कंटिजेंसी फंड सबसे पहले एटलीस्ट मिनिमम 2 लाख से 5 लाख का एक कंटिजेंसी फंड आप रखें, जिसे आप लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं। तो इसको पहले करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। तो कई सारे विकल्प हैं जहां पर निवेश आपका सुरक्षित भी रहेगा गुलाम साहब, और आपको जो है मंथली इनकम भी आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ हैरिस जुड़ चुके हैं। हैरिस जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार पूजा जी। नमस्कार पूजा जी, सुन रही हैं आपको। और कैसे हैं हैरिस आप? जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप अक्सर हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे कार्यक्रम देखते रहते हैं। क्या कर रहे हैं हैरिस आजकल आप? जी मैं एक जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट बीपीओ में काम करता हूँ। कहाँ पे सर? आई एम वर्किंग इन बीपीओ। अच्छा, बीपीओ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप जयपुर से हैं ना सर? जी सर, मैं जयपुर से हूँ। चलिए, बड़ी खूबसूरत जगह है और जब भी वहाँ पर जाना होता है तो काफ़ी आनंद आता है। वहाँ पर जो सांस्कृतिक विरासत है जयपुर की, वो बड़ी अच्छी लगती है। प्रश्न बता दीजिए सर, अपना क्या है? जी मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है वैसे आपको। जी। मैं बताऊँ आपको? आपका पोर्टफोलियो आप एक चाहें तो एक बार रफली जो है, अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें कि क्या कुछ है। इन्होंने ले रखा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपने ले रखा है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड इन्होंने ले रखा है। और कौन से फंड है जरा अगर स्क्रीन पे लाए जाएं इनके जो पूरा पोर्टफोलियो है, तो निपॉन के फंड इन्होंने ले रखे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी फंड ले रखा है जी, निपॉन ग्रोथ फंड है। हाँ निपॉन ग्रोथ फंड ले रखे हैं आपने। और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईटी इंडेक्स फंड ले रखा है आपने। जी जी। क्या आपका नजरिया क्या है सर? आपका कितने समय का नजरिया है? क्या उद्देश्य, किस लक्ष्य के साथ आपने पोर्टफोलियो बनाया है? जी मेरा नजरिया 18 से 20 साल का है। अच्छा अच्छा, तो कितनी रकम आप चाह रहे हैं इकट्ठा करने के लिए? अभी इसमें कितने पैसे लगा रहे हैं सर आप हर महीने? इसमें 1000 रुपये पर लगा रहा हूँ। 1000 रुपीज़ सारे फंड में 1000 रुपये आप लगा रहे हैं जी। और 20 साल में कुछ आपने रफ अमाउंट सोचा है कि 20 साल बाद मुझे इतने पैसे यहाँ से इकट्ठा करने हैं? जी मुझे म्यूचुअल फंड से 1.25 करोड़ चाहिए। 1.25 से 1.5 करोड़ 20 साल बाद। लेकिन अमाउंट जो है वो मेरे ख्याल से पूजा जी से पूछते हैं। इन्होंने 5-6 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं और सब में 1000 रुपये लगा रहे हैं। 20 साल में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि ये लक्ष्य जो है आसानी से प्राप्त हो सकता है इतने निवेश के साथ, या इनको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए? और ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपकी राय? जी, सबसे पहले तो अगेन मैं खुश हूं कि आप अपने गोल के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए। 20 साल के बाद अगर हम 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का टारगेट देख रहे हैं तो 10 से 15 हजार की एसआईपी लगेगी आपको अभी से। ठीक है, जैसे विपुल जी ने मार्कडाउन किया कि कुछ 6 से 7 आपकी एसआईपी चल रही है, जिसमें हर एसआईपी हर स्कीम में आपकी 1000 रुपए चल रही है। सो मैं समझ रही हूँ 6 से 7 हजार की एसआईपी चल रही है। सो आपको एसआईपी डेफिनेटली बढ़ाने की सलाह दे रही हूँ। एंड एट द सेम टाइम अगर आप अभी नहीं बढ़ा सकते तो आप उसे स्टेप अप करें, हर साल एसआईपी अमाउंट बढ़ाते जाएं। एक फॉलो करें, 20% से आप उसे हर साल बढ़ा सकते हैं। फंड्स की बात करूं तो लार्ज कैप बहुत सारे हैं। अरे आई थिंक आईसीआईसीआई ब्लू चिप है, एचडीएफसी टॉप 100 है। सो लार्ज कैप में आपका पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब 20 साल का समय है ना हरीश जी, आप डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप का आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जैसे आई थिंक आपने एक स्मॉल कैप एक्सिस का और एक मिड कैप निपॉन का ले रखा है, तो ठीक है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी ठीक है। आपने एक सेक्टर फंड ले रखा है। अगर आपके पोर्टफोलियो को अगर मैं देखूं तो सेक्टर फंड आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म होराइजन है
नंबर 2, आपके पास दूसरी सारी कैटेगरीज के भी फंड है, आप एक ही फंड के ऊपर निर्भर नहीं है, और आपके पास अच्छा खासा टाइम होराइजन है। खाली एक ही चीज है कि दो दो लार्ज कैप आप कंटिन्यू ना करें, आप एक जी ही कोई भी ब्लू चिप कंटिन्यू करें। और दूसरा फंड आपके पोर्टफोलियो में शायद आप एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं। क्वांट का ही एक मल्टी कैप फंड है, क्वांट एक्टिव फंड, उसे आप ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। और जो एसआईपी बढ़ानी है उसके लिए आपको दूसरे स्कीम्स लेके आने की जरूरत नहीं है, आप मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत पोर्शन और बढ़ाते जाइए। और एक और चीज यहाँ पे विपुल जी जरा मैं गौर फरमाऊंगी कि जो 1 से 1.5 करोड़ की राशि आप देख रहे हो 10 जी साल 20 साल बाद, हम्म, वो आज के हिसाब से काफी अच्छी लगती है सुनने में कि हाँ अच्छा खासा अमाउंट जुटाएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन जो मैं हमेशा काउंट कहती हूँ ध्यान में रखने के लिए, महंगाई को, जी तो वो भी 20 साल बाद ना 1 से 1.5 करोड़ की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, शायद हम्म, आधी से भी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल आपका जो गोल है, वो गोल को ध्यान में रखते हुए अगर आपको अमाउंट रख रहे हैं, तो वो अमाउंट जो है ना उसको इन्फ्लेट भी करें। बिल्कुल सिर्फ एक वो बोलते हैं ना सबको 1 करोड़ जुटाना है और मुझे भी 1 करोड़ जुटाना है, ये रेस में ना लगे। मैंने हमेशा और अभी भी रिपीट कर रही हूँ, आदर्श पोर्टफोलियो जो आपको चाहिए हम्म, उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर आपको 1 करोड़ बिल्कुल आज के हिसाब से चाहिए तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू डबल होगी। तो बिल्कुल अभी अगर आपको 10,000 की एसआईपी कह रही हूँ तो डबल के लिए 20,000 की एसआईपी लगेगी, तो काफी गैप है। तो हम्म, डेफिनेटली इसके ऊपर गौर फरमाना है, समझना है कैसे एसआईपी बिल्कुल बढ़ानी है, और फिर प्लान करना है। तो अब फिर से प्लान कीजिए सर, और जो आपको अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल करने पड़ेंगे, और जो फंड बताए गए हैं पूजा जी की तरफ से उसका आप ध्यान रखें। मैम अब समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज है, मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे उत्तर अगर आप दे दें तो इन सभी सवालों को बातचीत कर लेते हैं। अब ये मोहम्मद ज़फ़र हुसैन साहब कह रहे हैं कि क्वांट स्मॉल कैप में पैसा लगाया हूँ, 1 महीने से नुकसान में ही जा रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड, सर 1 महीने म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे लगाते हैं, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इसीलिए नहीं लगाते हैं कि आपका नज़रिया थोड़ा लंबा होगा, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो 1 महीने में अगर नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, बाजार भी काफ़ी टूटा ऊपरी स्तरों से। पूजा मैम से पूछ लेते हैं, मैम क्या कह रही हैं आप, क्या कहना चाहेंगे मुझे? मैं एक ही बात कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि आपकी एसआईपी चल रही है, आपको यूनिट ज्यादा मिले हैं, सो खुश रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप होते हैं, अगर आप उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो सही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहे, होल्ड। बने रहिए ज़फ़र साहब। अब इस बीच हमारे साथ मुस्तफ़ा शेख साहब ने प्रश्न भेजा है और ये कह रहे हैं कि कृपया मेरे एसआईपी पोर्टफोलियो की समीक्षा करिए। इसमें इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो हमें भेजा है मैम, उसमें है कैनरा रुबैको स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि ये 3,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं। इसके अलावा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे 2,500 रुपये लगा रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले रखा है ग्रोथ प्लान, और इसमें भी ये 3,000 रुपये लगा रहे हैं। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ प्लान ले रखा है, यहाँ 5,000 रुपये लगा रहे हैं। इसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप में ये 2,500 रुपये लगा रहे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ले रखे हैं 4,000 रुपये, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 3,000 रुपये। टोटल 23,000 रुपये की एसआईपी मुस्तफ़ा शेख साहब कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। जी, सबसे पहले मैं इन्हें कहूंगी कि इन्होंने 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं। हमेशा वही कहूंगी वापस कि कैटेगरी जो भी है उसका एक ही फंड रखें, 3 से 4 फंड से कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक स्मॉल कैप रखें आप, तीनों ही स्मॉल कैप अच्छे हैं, ट्रस्ट मी, निपॉन बोलो, कैन रुबैको बोलो, एसबीआई बोलो, तीनों ही अच्छे हैं। आप कोई भी एक कंटिन्यू करें। मिड कैप में कोटक चल रहा है आपका, अच्छी बात है। निफ्टी चल रहा है आपका ऑलरेडी यूटीआई का, वो भी अच्छी बात है। कॉन्ट्रा फंड इज ऑल्सो वेरी नाइस फंड, जो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी अभी की मार्केट के लिए जो वॉलिटिलिटी हम देख रहे हैं उस हिसाब से इट इज अ नाइस स्ट्रैटेजी। जो इंफ्रा फंड है, अगेन सेक्टोरल फंड है, बच के रहें, रिस्क है। लेकिन अगर आप इंफ्रा में पॉजिटिव हैं, आपको लग रहा है, क्योंकि हम 2 साल 3 साल के हिसाब से अगर देख रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बूम, तो आप रखें। बट वो एक रेड सिग्नल है, आपको देखना है उसके ऊपर, क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर वाला फंड है। तो उम्मीद करते हैं सर आपको उत्तर मिल गया होगा। मैम अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त तो आ गया, लेकिन चलते चलते कुछ एक ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं, उनसे आप कुछ शेयर करना चाहें कि किन चीज़ों का मुख्य तौर पे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो है ना, आप जो करंट ट्रेंड है उससे अपडेटेड रहें।
लेकिन उस ट्रेंड की वजह से अपने आप को या अपने पोर्टफोलियो को आप ज्यादा अचानक से चेंज ना करें। आप डेफिनेटली एक्सपर्ट की सलाह लें, या तो फिर आप इस माध्यम से हमें पूछें, हमें अपना पोर्टफोलियो समझाएं, हम आपको उसके ऊपर सलाह देंगे डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा, गोल डेफिनेट है, फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल सेट करें और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से फंड्स का चुनाव करें। डेट अच्छा चल रहा है इसके लिए सब डेट में डालें, इक्विटी नीचे है और सब इक्विटी से निकालें, ये बेवकूफियां ना करें। जो चल रहा है वो चलने दें ना, फिर भी जैसा है आप वैसे भी रहेंगे ना तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म है ना तो रिटर्न तो बनना ही है। इमरजेंसी फंड रखें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अलग ही है, लेकिन इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। जो हम आज की तारीख में देख रहे हैं ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिसेशन, जॉब्स जा रही हैं, उस डर को एक सिग्नल समझ के अपने लिए इमरजेंसी फंड को डेफिनेटली शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में। लिक्विड फंड में आप पैसा रखें और बस बाकी आपके इंश्योरेंसेस जो है हेल्थ और टर्म को ध्यान में रख के पूरा प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग को आप अच्छी तरीके से एक शेप दे सकते हैं। और स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें, जितना हो सकता है कम पोर्टफोलियो रखें अपने, कम फंड्स रखें अपने पोर्टफोलियो में। और हम जैसे लोगों को आप बार बार याद करें, हम हैं ही आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल। पूजा जी, आप जुड़ी कार्यक्रम में, आप यहाँ पे आई और इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए। पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, गोल्ड पे क्या व्यू होना चाहिए, तमाम विषयों पे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी आप समय समय पर आती रहेंगी और हमारे दर्शकों के साथ बातचीत करती रहेंगी। डेफिनेटली आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी 9 को समाप्त करने का वक्त आ चुका है, लेकिन कल फिर जुड़ेंगे 2 बजे और कल 2 बजे हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस को लेकर के ही। तो जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए हैं उनके सवाल कल लेंगे। महेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम देख रहे हैं। और 9311211874 पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो इस पर आप भेज सकते हैं पूरी डिटेलिंग के साथ। कल हमारे साथ जो है खास मेहमान होंगे जो कि पर्सनल फाइनेंस के विषय पे बातचीत करेंगे और प्रियंका जी इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगी। तो कल 2 से 3 के बीच में जुड़ना मत भूलिए। शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आप फॉर्मूला गुरु इस बार का देखना मत मिस कीजिएगा। वहाँ पे हमने बड़ी विस्तार से बैंकिंग, ऑटो और ख़ासतौर से रियल्टी सेक्टर पर डिटेल में चर्चा की है। अगर आपके पास वो शेयर हैं तो भी आप देख सकते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं तो भी आप इस बार का फॉर्मूला गुरु यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिएगा। और हमारा अगर आप चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मनी 9 का ऐप भी डाउनलोड कीजिए और बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।